सो गाइज वेलकम बैक। फाइनली एसएएस पार्ट 1 का पूरा वीडियो कोर्स रेडी हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है एसएएस की, और क्या क्या फ्यूचर में आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो एसएएस पार्ट 1 में 5 पेपर्स हैं, पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें से जो पेपर 3 है, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स एंड ऑफिस कम्युनिकेशन, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, पार्ट 1 से इसको रिमूव कर दिया गया है और इसको पार्ट 2 में ऐड किया गया है। ठीक है, अब इस पेपर 3 की जगह कौन सा पेपर आने वाला है इसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अभी एज ऑफ नाउ एसएएस पार्ट 1 में 4 पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 एंड 5। पेपर 1 में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ओके, एंड पेपर 2 में डिपार्टमेंटल बुक्स हैं, जैसे ऑडिट कोड, अकाउंट कोड, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स, ओके, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट एंड अकाउंटिंग, FR1, OM4, OM2, OM1। ठीक है, इस टाइप के टॉपिक्स जो हैं, जो डिपार्टमेंटल बुक्स हैं, मैनुअल्स हैं, वो पेपर 2 में है। तो बेसिकली जो पेपर 1 एंड 2 है वो मिलके एसएएस पार्ट 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेपर 4 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस कंप्यूटर के ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं, और प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल नहीं आने वाला है, अपडेटेड सिलेबस में ओनली एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो ये पेपर बहुत ईजी हो जाएगा। एंड पेपर 5 इज अबाउट रीजनिंग एंड मैथ। सो मैथ एंड रीजनिंग आप सब लोग एसएससी करके आए हैं, तो ऑब्वियसली सबको बेसिक नॉलेज होगी। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो न्यू इसमें आते हैं, जैसे सैम्पल एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कुछ और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो पहले एसएससी में नहीं आते थे। ठीक है, तो उसके कुछ वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जिससे कि आपको उन टॉपिक्स पे प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो अब मैं इस वीडियो के कंटेंट्स बताने वाला हूँ और इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि इस एसएएस पार्ट 1 वीडियो कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या फ्यूचर में मिलेगा। तो सबसे पहले कंटेंट्स की बात करें तो पेपर 1 एंड 2 में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट बुक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सब पे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 पूरी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, सो यहाँ के अगर आप वीडियो देख लिया आपने पेपर 1 एंड पेपर 2 के, और उसके बाद एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लिया, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, तो उसके बाद पेपर 1 एंड पेपर 2 निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। और एमसीक्यू को कैसे यूज करना है पेपर के लिए वो मैं भी आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि केवल एमसीक्यू पढ़ने से बेनिफिट नहीं होगा, एमसीक्यू को हम लोगों को मल्टीपल वेज में यूज करना है। ओके, सो मैं आगे बताता जाऊंगा वीडियो में। पेपर 3 रिमूव हो गया है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, फ्यूचर में क्या अपडेट आती है वो तब की तब देखेंगे। पेपर 4 में एग्जॉस्टिव नोट आपको मिलेंगे, जो कंप्यूटर वाला पेपर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है, उसके मैं कंप्लीट एमसीक्यूज एंड नोट्स दे दूंगा, जिसको आप पढ़ लेंगे तो पेपर 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेपर 5 इज अबाउट मैथ एंड रीजनिंग। तो जो एसएससी वगैरह में मैथ और रीजनिंग आई थी उसको अगर आप रिवाइज कर लेंगे और साथ जो नए टॉपिक्स आए हैं उसके वीडियो में फ्यूचर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और जैसे सैम्पल एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, एक दो और टॉपिक थे जो एसएससी में मोस्टली नहीं आते थे पहले, ठीक है, अभी शायद इंक्लूड हुए हैं। तो उन टॉपिक्स पे जो टफ है, जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी अब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उन टॉपिक्स को मैं अपने नोट्स के थ्रू अपलोड कर दूंगा। सो इसके बाद आपको मिलेंगे बहुत सारे पीडीएफ एमसीक्यूज के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। आपको क्या करना है कि ये वीडियोस पेपर 1 पेपर 2 का वीडियोस देखने, ओके, उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 में जो भी आप वीडियोस देखेंगे एज ए थ्योरी आपने पढ़ लिया, लेकिन वो थ्योरी माइंड में रिटेन रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट उसको आप अगर एमसीक्यू फॉर्म में बार बार पढ़ेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टाइम के लिए आपकी मेमोरीज में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको बहुत सारे मिलेंगे, एवरी टॉपिक का मिलेगा, और जितने पेपर्स हैं पेपर 1 पेपर 2 4 5 सबके एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। ये जो पेपर 1 पेपर 2 के वीडियोस हैं ये आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलेंगे, और जो पीडीएफ्स हैं वो आपको मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, जहां मैं सारी पीडीएफ्स अपलोड करूंगा। अब यहाँ पर बात आती है कि एमसीक्यू को कैसे यूज करना है, क्योंकि देखो वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो एक बार बुक पे भी नजर मार लेना। ठीक है, बुक भी एक बार देख लेना जिससे कोई चीज छूटे ना। और एमसीक्यू का आपके क्या करना है कि जैसे सपोज आपने पेपर 1 के एमसीक्यू पहले टॉपिक वाइज लगाए, ठीक है, टॉपिक वाइज सॉल्व किए, एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, उसको भी टॉपिक वाइज सॉल्व किया। उसके बाद क्या करना है, जैसे सपोज आपने फॉर एग्जांपल 100 एमसीक्यू सॉल्व किए, तो आप एक बार क्या करना है, एक बार 100 एमसीक्यू को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद 1-2 दिन बाद उन 100 एमसीक्यू को अगेन सॉल्व करना है। फिर आपको ये देखना है कौन सा एमसीक्यू ऐसा था जो बहुत इजीली माइंड में रह गया, और ऐसे कौन से एमसीक्यूज हैं जो आप भूल गए,
जिस पे आप भूल गए उस पे आप टिक लगा देंगे कि ये एमसीक्यू मैं भूल गया था। फिर उसको 1-2 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है और फिर देखना है फिल्टर करके कि अब 2 बार रिवाइज करने के बाद जब मैं तीसरी बार एमसीक्यू देख रहा हूँ तो कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी भी याद नहीं हो पा रहे हैं, उस पर डबल टिक लगाना है। ठीक है, इस तरीके से इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। तो एट द एंड आपको वो एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो आपको याद नहीं हो पा रहे हैं। तो ज़्यादा ध्यान उन पे देना है जो आपको याद नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और जो इजीली बहुत याद हो जाते हैं उसको आप लोग हटा भी सकते हैं। और जो ऐसे एमसीक्यूज हैं जो 4-5 बार रिवाइज करने के बाद भी याद नहीं हो पा रहे हैं, उसको अलग से एक शॉर्ट नोट एक कॉपी पे भी लिख सकते हैं, जिससे फाइनल टाइम में आप बस वही चीज़ रिवाइज करें जो आपको माइंड में रिटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैंने भी ये स्ट्रेटजी अपनाई थी। जैसे थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू मैंने लगाए थे। ठीक है, बहुत सारी पीडीएफ्स थी और बहुत सारे एमसीक्यूज थे, तो बार बार सब एमसीक्यूज को रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एग्जाम से पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 1000 एमसीक्यू फिर से लगा दें। तो अगर आप सपोज 1000 एमसीक्यू लगा रहे हैं तो उसमें से 100 एमसीक्यूज ऐसे निकाल लें जो आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी शॉर्ट नोट बना लें, जिससे जब आप फाइनल में पेपर से पहले केवल वही 100 एमसीक्यूज को दोबारा देखें, पूरे 1000 देखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो एमसीक्यूज को ऐसे यूज करना है। दूसरा आपको क्या यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सपोज एक कोई क्वेश्चन है, ओके, इसमें क्वेश्चन में एक कोई क्वेश्चन है जो आपने जैसे पेपर में आया, उसके 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी। ओके, ये एक क्वेश्चन था जिसके 4 एमसीक्यूज थे। अब इसमें आंसर में क्या है, आंसर में दिया हुआ है कि फर्स्ट आंसर क्या है, ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, ए एंड सी आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है, ए, बी एंड सी आर करेक्ट। और फोर्थ क्या है, ए एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, सपोज इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है जिसमें एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शन में आंसर नहीं देना है, आंसर देना है इसमें से कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कि ए एंड बी करेक्ट है, ए एंड सी करेक्ट है, ए कॉमा बी कॉमा सी करेक्ट है, ए कॉमा डी करेक्ट है, ये आंसर देना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपने देखा ये क्वेश्चन है और इसके ए, बी, सी, डी, ये 4 फैक्ट्स दिए हुए हैं। ओके, अब इस फैक्ट में कोई आप एक ऐसा फैक्ट ढूंढ लो जो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, जिसके करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सपोज आपको ये तो नहीं पता है कि करेक्ट कौन सा है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आपको ये लग गया कि कोई एक ए, बी, सी, डी में से ऐसा है ये कि ये तो आंसर में हो ही नहीं सकता। सपोज लेट्स सी, आपको लगा कि बी तो आंसर हो ही नहीं सकता, मतलब ए करेक्ट होना हो, सी करेक्ट होना हो, डी करेक्ट होना हो, लेकिन बी करेक्ट नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। तो मतलब बी आंसर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो जिसमें बी आ रहा है उन ऑप्शन को डिलीट कर दो। जैसे ए एंड बी करेक्ट, तो इसमें बी आ गया, इस ऑप्शन को हटा दो कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी करेक्ट नहीं है तो ए एंड बी वाला आंसर करेक्ट नहीं होगा। दूसरा क्या है कि बी किस में आ रहा है, ए, बी, सी वाले में आ रहा है, ये करेक्ट नहीं है। तो इस एलिमिनेशन मेथड से आपके पास अब 2 ऑप्शन बचे, ए या सी करेक्ट है, ए या डी करेक्ट है। तो आपको यहाँ क्या बेनिफिट हुआ, आपके पास 4 की जगह आप केवल 2 ही ऑप्शन है, जिससे आप थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा गेस करने में। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एलिमिनेशन मेथड से एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन को देखें, अगर यहाँ पर दिया होता कि सपोज यहाँ पर जो आंसर होता वो होता कि बी एंड डी, सपोज बी एंड डी आंसर होता है। ठीक है, अब इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा कि ये जो बी है ना ये करेक्ट नहीं हो सकता, बाकी ए के बारे में नहीं पता, सी के बारे में नहीं पता, डी के बारे में नहीं पता, पर बी ऐसा लग रहा है कि बी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात है, कुछ ऑड बात है, ये करेक्ट नहीं हो सकती। तो आपको क्या देखना है, जिसमें बी है वो आंसर नहीं हो सकता। तो ए एंड बी में बी आ रहा है तो ये करेक्ट नहीं हो सकता, ए बी सी में बी आ रहा है ये करेक्ट नहीं हो सकता, बी एंड डी में बी आ रहा है ये करेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर इस टाइप की ऑप्शन है तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा ए एंड सी करेक्ट है, चाहे आपको ना ए के बारे में पता है ना आपको सी के बारे में पता है, लेकिन तब भी आपको आंसर मिल जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यू मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम एमसीक्यू पेपर में जाने से पहले जितनी ज़्यादा बार रिवाइज कर सको, मीन्स 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स। क्योंकि मैंने क्या किया था कि सपोज मैंने 1000 एमसीक्यूज फॉर एग्जाम्पल लिए, उसमें से 1000 में से देख लिए कि कौन से ऐसे हैं, टिक लगा लिए जो इजीली याद नहीं हो रहे हैं। तो सपोज सेकंड राउंड में वो 300 आए। फिर जब
थर्ड टाइम उसको रिवाइज किया तो सपोज 150 ऐसे एमसीक्यूज आए जो इजीली याद नहीं हो रहे थे, मैं टिक लगाता जाता था। जैसे एक एमसीक्यू है उस पर एक टिक लग गया, फिर 2 टिक लग गए, फिर 3 टिक लग गए, 4 लग गए। तो जितनी बार रिवाइज कर रहा हूँ उतनी बार उस पर टिक लगाते जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा टिक है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो मुझे याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके एंड में कुछ 100 एमसीक्यूज ऐसे आ गए 1000 में से जो कि मुझे इजीली याद नहीं हो रहा है या मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो फाइनल एग्जाम से पहले, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले या फिर एग्जाम से 2-3 घंटे पहले मैं ये 100 ही रिवाइज करूंगा क्योंकि 1000 मैं रिवाइज नहीं कर सकता। और सपोज अगर मैं 1000 रिवाइज करता भी हूँ तो मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो एमसीक्यू मुझे बहुत इजीली याद हो गए हैं उसको भी रिवाइज कर रहा हूँ। तो हम लोगों को क्या करना है, एमसीक्यू बार बार रिवाइज कर करके फिल्टर करके ऐसे एमसीक्यूज के नोट्स बना लेने हैं जो कि या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना पेपर से पहले सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। ओके, फ्यूचर अपडेट्स बताऊं कि अभी मैं ये कोर्स अपलोड कर दूंगा जिसमें पार्ट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब पेपर 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेपर 2 के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेपर 4 के मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दे दूंगा विद एमसीक्यू, और पेपर 5 के जो है वो मैं आपको मैथ एंड रीजनिंग है उसके भी मैं आपको नोट्स दे दूंगा। और प्लस फ्यूचर में जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट थे और जो एसएससी में नहीं आते थे इसलिए मोस्टली लोगों ने उसको नहीं किया, उनके मैं वीडियोस फ्यूचर में बना दूंगा। ठीक है, तो एक मैं अलग से, जैसे एक तो होगा पेपर 1 का फोल्डर, ठीक है, जिसमें पेपर 1 के बारे में होगा। ओके, इसमें पेपर 1 के सारे वीडियोज होंगे। एक होगा पेपर 2 का फोल्डर जिसमें पेपर 2 के वीडियोज होंगे। ठीक है, एक होगा पेपर 4 का जिसमें पेपर 4 के नोट्स होंगे, और एक मैं बनाऊंगा फोल्डर अलग से जिसका मैं नाम रख दूंगा या तो कुछ लेटेस्ट वीडियो या फिर कुछ और टाइप से, इस टाइप से नाम रख दूंगा कि जो फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगे वो मैं इसमें अपलोड करते रहूंगा। सपोज पेपर 1 का भी कोई अगर मैं और वीडियो बनाता हूँ तो मैं इस फ्यूचर वाले जो लेटेस्ट वाला फोल्डर होगा, इसका नाम सपोज मैंने लेटेस्ट रख दिया, ठीक है, तो इस लेटेस्ट वाले फोल्डर में अपलोड कर दूंगा। सपोज पेपर 2 के किसी टॉपिक का भी मैंने एक और वीडियो बना दिया तो मैं उसे लेटेस्ट वाले फोल्डर में अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया रहे कि ये पेपर 1 और पेपर 2 के ओल्ड वीडियोज़ यहाँ पर है और मैं जो लेटेस्ट वीडियो बनाते जा रहा हूँ उसको लेटेस्ट वाले फोल्डर में डाल रहा हूँ, जिससे आपको ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये वीडियो बाद में बनाए गए, इसको अभी देखना बाकी है। ठीक है, इसके अलावा जो MCQs हैं उसके PDFs मैं आपको मटेरियल सेक्शन में दे दूंगा। ओके, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। ओके, प्राइस की बात करें तो अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं तो 300 पर मंथ का आपको फीस लगेगी, जिसकी मतलब टोटल 1 ईयर की 3600 हो गई। और अगर 24 मंथ का लेते हैं, 2 साल का लेते हैं, तो 200 रुपीज़ पर मंथ में ही आप ले सकते हैं, मीन्स 4800। ओके, अगर आपको इम्पैक्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है और आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप इम्पैक्ट क्लासेस को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके। लेकिन अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है, जो आजकल मोस्टली लोगों के पास हो गया है, तो आपको क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, क्योंकि क्लास प्लस की ऐप पे ये इम्पैक्ट क्लासेस ऐप अवेलेबल हो जाएगी। कैसे कि आप क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको फिल करना है WEVUSO, फिर आप भी इस इम्पैक्ट क्लासेस ऐप को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, सो गाइज थैंक यू वेरी मच। और अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो इम्पैक्ट क्लासेस ऐप पे जाके ले सकते हैं। कोर्स बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था और नोट्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, इसके अलावा जो ऐप की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी, वो सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में टाइम लग गया। लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया है, तो पार्ट 2 का कोर्स मैं आई थिंक जल्दी ही लॉन्च कर दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन, एंड जो भी स्ट्रेटजी वगैरह रहेगी उसको मैं बीच बीच में अपलोड करते रहूँगा कोर्स में ही, जिससे कि आप जो लेटेस्ट स्ट्रेटजी है, लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी कोर्स में, उससे गो थ्रू हो जाए। ओके, सो कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इम्पैक्ट क्लासेस आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन।